दुनिया में शक्ति का संतुलन आखिर कैसे बदल रहा है? टेक्नोलॉजी हमारे खेतों और अस्पतालों को किस तरह से बदल रही है? और इन सब के बीच भारत अपनी पहचान कैसे बना रहा है? चलिए आज इन्हीं बड़े सवालों से जुड़े कुछ हालिया डेवलपमेंट्स को समझते हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं, जो आज के ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में है। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताए जा सकते हैं? एक पल के लिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हैं वो 5 देश, और यही वो एक्सक्लूसिव क्लब है जिसमें बदलाव की मांग आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पर क्यों? चलिए आगे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम 4 अलग-अलग एंगल से देखेंगे। पहला, दुनिया के मंच पर जो बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल हो रही है। दूसरा, जमीन पर बदलाव ला रही नई टेक्नोलॉजी। तीसरा, देश का नाम रोशन करने वाले हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स। और आखिर में अपनी विरासत को सहेजने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले स्तंभ के साथ, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस। देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर कौन सी नई लकीरें खिंच रही हैं। देखिए, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख शहर में G4 देश यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील एक साथ आए, और इनका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल UNSC पर परमानेंट सीट हासिल करना। ये देश मिलकर मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इनमें से कौन सा देश G4 का सदस्य नहीं है? चाहे तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। अगर इटली सोचा है तो जवाब बिल्कुल सही है। G4 के ये चारों सदस्य देश UNSC में स्थायी सीट के अपने कॉमन गोल के लिए एक साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल जंग की। रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है, पर यह सिर्फ एक ऐप को बंद करने की बात नहीं है। याद रखिए, व्हाट्सएप अमेरिकी कंपनी मेटा का है, और यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसे दिखाता है। और इस फैसले का असर कितना बड़ा है, जरा ये आंकड़ा देखिए। रूस में लगभग 10 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे, जो अब इससे कट गए हैं। मतलब ये दिखाता है कि डिजिटल फैसलों का असर जमीन पर कितना गहरा होता है। एक पल के लिए सोचिए, इसका मतलब क्या है? जब कोई देश ये तय करने लगता है कि उसके नागरिक कौन सा ऐप इस्तेमाल करेंगे और कौन सा नहीं। असल में इसे ही डिजिटल संप्रभुता कहते हैं। मतलब अपनी डिजिटल सीमाओं पर पूरा कंट्रोल रखना। ये आज दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस एक और कदम करीब आए हैं। भारत की BEL और फ्रांस की सैफ्रॉन मिलकर हैमर नाम के हाई प्रिसिजन गाइडेड वेपन बनाएंगी। ये मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ी डील है, जो भारतीय वायुसेना को दुश्मनों के ठिकानों पर एकदम सटीक निशाना लगाने की ताकत देगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैसे हमारे खेतों से लेकर अस्पतालों तक सब कुछ बदल रहा है। जयपुर से एक बहुत ही शानदार पहल सामने आई है, भारत विस्तार। ये एक AI पावर्ड सर्विस है जो किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल सही समय पर सही जानकारी को दूर करती है। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर किसान मौसम का हाल, मंडी के भाव और अपनी मिट्टी के लिए कौन से फसल बेस्ट रहेगी, ये सब कुछ जान सकते हैं। चलिए एक और सवाल, इस सर्विस में किसानों की मदद करने वाले AI वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है भारती। और इसकी सबसे खास बात है इसकी पहुंच। आने वाले समय में ये 11 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि देश के हर कोने का किसान इसका फायदा उठा सके। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं, जहां AI को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च हुए हैं। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। बाई ओर है शाही, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट या कह लीजिए एक स्ट्रैटेजी है जो बताएगा कि हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और दाई ओर है बोध, जो एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होगा जो बताएगा कि कौन सा AI कितना अच्छा काम कर रहा है। अब हम अपने तीसरे स्तंभ पर आते हैं, जिसमें हम खेल और राष्ट्रीय सम्मान की दुनिया में हाल की उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड्स में भारत की महिला एथलीटों का दबदबा देखने को मिला। क्रिकेट की पिच से लेकर शतरंज की बिसात तक विजेताओं की लिस्ट देखिए। स्मृति मंधाना, दिव्या देशमुख, अंजलि भागवत और पैरा एथलीट प्रीति पाल, ये सभी अपनी अपनी फील्ड की चैंपियन हैं। और क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर, भारत के रविचंद्रन अश्विन ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि।
चलिए अब अपने अंतिम स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए हो रहे नए डेवलपमेंट्स को देखेंगे। अपनी विरासत को सहेजने के लिए 2 बड़े म्यूजियम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एक मथुरा में, जो गायों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समर्पित होगा, और दूसरा दिल्ली के दिल में ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत नाम का एक विशाल राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। तो हमने राजनीति, तकनीक, खेल और संस्कृति की बात की। ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं ना, लेकिन जब आप इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये है, एक तरफ दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ तकनीक में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करना। ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं और एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं। और अब अंत में एक सवाल, आने वाले दशक में भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना या फिर तकनीक और संस्कृति में आत्मनिर्भर बनना? इस पर क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।